हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानिट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख नदियों अर्थात जितने भी परीक्षा में पूछे जाने वाले नदी है सबको हम आज रिवीजन करने वाले एक बेहतरीन तरीक़ा से। तो चलिए हम उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि हम लोग पढ़ते तो बहुत है, लेकिन इतना ज़्यादा कंटेंट है कि हम कन्फ्यूज कर जाते हैं। और जब हम यूट्यूब पर सर्च मारते हैं कि भारत की नदियाँ, तो मतलब 4-5 लेक्चर आ जाता है एक ही साथ, और हम उसको रिवीजन करने में और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को हमने दूर करने का छोटा सा प्रयास किया है। उसमें हम क्या किया कि एक ही वीडियो में सब चीज़ को हम इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे क्या होगा कि आप एक एक साथ देख पाएंगे और कम से कम समय में देखेंगे। इसके साथ ही आप 2 बार 3 बार रिवीजन जब जब जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे भी आप रिवीजन कर पाएंगे अच्छा से, कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज इस वीडियो में हम सभी के सभी देखने वाले हैं, अर्थात सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है उसके बारे में सारी नदियों को चर्चा करेंगे एक सिंगल वीडियो में। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमको जान लेना जरूरी है। देखिए, अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से क्या किया गया है कि भारत के नदियों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हिमालय की नदियाँ, ठीक है, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब हिमालय की नदियों को भी 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। एक स्पेशल जो कश्मीर में और पंजाब में नदियाँ हैं उसको, ठीक है, और एक कश्मीर वाला हो गया, और दूसरा एक गंगा नदी और गंगा नदी तंत्र, और इसमें एक ब्रह्मपुत्र नदी, अर्थात हिमालय के नदियों को भी 3 भाग में बांट दिया, और ब्रह्मपुत्र नदी को भी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 भाग में बांट दिया। इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्पेशल जो पंजाब और सिंधु नदी तंत्र होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र के नदियों में जो शामिल है, सबसे पहले सिंधु नदी शामिल है, ठीक है। सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये चारों पांचों नदियाँ इसके साथ है। इसके साथ साथ कुछ नदियाँ जैसे कि श्योक नदी, कुर्गम नदी, गिलगित नदी, इस नदियों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इन सारी नदियों का भी हम चर्चा करते हैं। एक चीज़ और हम लोग को जान लेना चाहिए। देखिए, भारत की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई कितना है, 2880 किलोमीटर। उसके बाद गंगा नदी का कितना लंबाई है, तो 2525 किलोमीटर। उसके बाद है गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, फिर कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, फिर इस प्रकार से यमुना नदी होता है 1300 किलोमीटर के पास। तो इन सारी चीज़ों को हम बेसिक जानकारी जान लिए रहेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ना पेन रखना है साथ में, ना कॉपी रखना है, केवल मेरे बात पे ध्यान देना है और जहाँ जहाँ जो भी चीज़ बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। आप ये मान के मत चलिए कि इसमें से कुछ लिखना है, बस ये मान के चलिए कि बस इसमें जो बोला जा रहा है उसी चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। और एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार हम देख लेंगे आराम से। आप इसको शॉर्ट वीडियो ही होने वाला। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात लिखा हो कि जल विभाजक रेखा। ये जल विभाजक रेखा क्या होता है, अब देखिए, इधर से भी एक नदी जा रहा है, ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है। अब इस नदी को यदि जल विभाजक करना पड़ेगा तो इस बीच में हमको क्या करने का, निश्चित रूप से कोई ठोस या कंक्रीट बांध ही बनाना पड़ेगा, तब जाके इधर का जल इधर, इधर का जल इधर रह पाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो जल विभाजक रेखा, ये एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से आया हुआ है, देख सकते हैं आप नीचे में, इस प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है और नीचे तक गया है, और ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है तमिलनाडु के पास जो है नीचे चल गया। तो ये जल विभाजक रेखा है। आप लोग नाम भी सुने होंगे और या चाहे ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी को जल विभाजक। तो यहाँ पे देखिए, जल विभाजक का जो मुख्य काम करता है भारत की, ये सारी मतलब पर्वत ही करते हैं। यहाँ पर जितने आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो रेखा है, बीच में कहीं टूटा फूटा रेखा भी है, ये एक पर्वत ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई टाट वगैरह, अब लकड़ी के टाट वगैरह लगा दिया। जल विभाजक वैसे नहीं होता है, मतलब यहाँ पर पर्वत ही हुआ, ये सारे पर्वत है। तो उत्तर भारत के नदी को और दक्षिण भारत के नदी को क्या करता है, इस बीच में यहाँ पर जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसमें एक नदी, ये एक पर्वत है सतपुरा पहाड़ी, ठीक है। ये क्या करता है, उत्तर भारत की नदियों को उधर और दक्षिण भारत की नदियों के इधर जो है रख देता है। तो सबसे पहले इसीलिए 2 तंत्र में भी बांट दिया गया है। तो अभी हम बात करने वाले थे यहाँ पर कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में, उसी के बारे में अभी हम यहाँ पर बात भी करेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं, इस जितने भी लिखा है इस सब पे किसी भी चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए, सबसे पहले सिंधु नदी जो है ये तिब्बत में एक बोखरचू हिमानी है, ठीक है। बोखरचू हिमानी है, उस हिमानी से बोखरचू हिमानी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा। बोखरचू हिमानी से निकल कर ये क्या करती है, ये आगे बढ़ती हुई यहाँ पर बढ़ती हुई और इस प्रकार से यहाँ पर आती है और पाकिस्तान में यहाँ पर
लाहौर के पास अपना जल छोड़ देते हैं। देखिए इस बीच में ये जो हिमालय वाला पार्ट है, में से 3 अलग अलग पार्ट है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए हिमालय में यहाँ पर 3 गो पार्ट है, ये काराकोरम, ये लद्दाख और फिर ये जास्कर। तो ये जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच से होते हुए, ठीक है, किस 2 पर्वत के बीच, काराकोरम लद्दाख के बीच से होते हुए इस प्रकार से यहाँ पर जाता है और इस प्रकार पाकिस्तान में घुस जाता है। और यहाँ पर एक गॉर्ज का भी निर्माण करता है, गिलगिट गॉर्ज। यहाँ पर गिलगिट गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है, या महाखंड इसको बोलते हैं। जिधर से नदी गुजरता है, मान के लिए इस रास्ता से नदी गुजरेगा, ऐसे क्या करेगा, धीरे धीरे यदि करोड़ों साल होगा तो रस्सी से पत्थर घिस जाता है, ये तो नदी है, धीरे धीरे यहाँ पर घिस कर बहुत ही गहरा रास्ता बना लेता है अपने जाने आने के लिए, उसी को गॉर्ज बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नदी जो यहाँ पर होते हुए यहाँ से पाकिस्तान चल जाती है और यहाँ पर इसको जो है शेरमुख या सिंगी खम्बान भी बोला जाता है तिब्बत में सिंधु नदी को। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है, 2880 किलोमीटर है, ठीक है। एक समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता में क्या हुआ था कि सिंधु की जो सहायक नदी है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, ये इस नदियों में व्यास का और चिनाब का, रावी का और चिनाब का जो है, रावी और चिनाब का पानी केवल भारत जो है केवल 20% ही यूज कर सकता है। इस सिंधु जल समझौते 1960 के अनुसार केवल 20% जल भारत यूज कर सकता है, बाद बाकी सभी नदी का जल 60% भारत यूज कर सकता है। और इसका जो है 40-80% जो है चिनाब का और रावी का कौन कर सकता है, चिनाब और झेलम का कौन कर सकता है, तो पाकिस्तान कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, नीचे से याद रखना है कि सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, नीचे से एकदम नीचे से याद रखना है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो हम नीचे से एकदम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी यहाँ से कहाँ से, तिब्बत के पठार से निकलती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर जिसका नाम है राकास्ताल पर्वत, राकास्ताल पर्वत से होते हुए हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सतलज नदी जो है किस दर्रे से भारत में अंदर प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती हुए यहाँ पर आती है। और यहाँ पर जो देख रहे होंगे, यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर ये पंचनद, ठीक है, ये पाकिस्तान का मिठानकोट है। यहाँ मिठानकोट पर 5 नदी यहाँ पर मिल जाती है आपस में, और यहाँ पर जो है पंचनद बनाती है। और इसी कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम इसी कारण पंजाब भी है। पंजाब का मतलब भी होता है 5 नदियों का मिलन स्थल। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का बंटवारा 2 तरीका से हुआ था, कि आधा पंजाब और आधा बंगाल, 2 तरीका से बांटा गया था, ठीक है। तो आधा पंजाब पाकिस्तान में भी, आधा पंजाब यहाँ पर इंडिया में, और यहाँ पर पंजाब भी है, ठीक है, इसीलिए पंजाब को पंचनद भी कहा जाता है। ये सतलज नदी यहाँ पर क्या करती है, राकास्ताल पर्वत से निकलती है और यहाँ पे सिपकिला दर्रे से होते हुए, भारत होते हुए यहाँ पर क्या करती है, मिठानकोट के पास यहाँ पर आकर मिल जाती है। लेकिन मिठानकोट में मिलने से पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ब्यास नदी से भी आके मिल गई। यहाँ पे हरिके बैरज है, ठीक है, हरिके बैरज पर ये दोनों ब्यास नदी से मिलती है और फिर ये दोनों एक संयुक्त धारा बनकर यहाँ पर आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा कुछ इस प्रकार से, तो रोहतांग दर्रा के इस साइड से जो है ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। रोहतांग दर्रा के ठीक इस वाले छोर से जो है रावी नदी निकलती है, ठीक है। रोहतांग दर्रा से ही रावी और ब्यास दोनों का दोनों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से ही निकलती है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा के एक साइड से कौन निकलती है, ब्यास नदी, और एक साइड से कौन निकलती है, रावी नदी। और यहाँ से निकलने के बाद ये जो ब्यास है, ब्यास नदी यहाँ पर हरिके बैराज के पास मिल जाती है और ये दोनों संयुक्त धारा। फिर इस प्रकार से रावी नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलकर आगे बढ़ती हुई यहाँ पर आ जाती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं चिनाब नदी पे। चिनाब नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित एक बड़ा लाचा दर्रा है। बड़ा लाचा दर्रा से ही निकलती हुई यहाँ पर आती है और यहाँ भी ये मिल जाती है। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर चिनाब के बाद कौन है, झेलम। झेलम क्या करता है, बेरीनाग झील के समीप जो है बेरीनाग झील के पास समीप स्थित है एक शेषनाग झील, वहीं से निकलते हुए यहाँ पर आगे निकलती है और यहाँ पर ये तीनों मिल जाती है। उस प्रकार से 5 नदी मिलकर यहाँ पर मिठानकोट के पास जो है सिंधु नदी में मिल जाती है और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी यहाँ पर 170 किलोमीटर लंबा जो है क्या बनता है, भारत पाकिस्तान का सीमा यहाँ पर बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर मुजफ्फराबाद है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो आप एक क्या कर सकते हैं, इसको एक बार आप फिर से, यदि नहीं होगा तो आप रिवीजन करके देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में अभी हम देखेंगे। गंगा नदी के बारे में जानने से पहले यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जानना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जगह है, इस जगह का नाम है गंगोत्री हिमानी, ठीक है। क्या नाम है, गंगोत्री हिमानी। ये उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, यहाँ से एक नदी निकलती है, डायरेक्ट इस प्रकार से नदी निकलती है। उस नदी का नाम है भागीरथी नदी, ठीक है। कौन सा है, इसका नाम है गंगोत्री हिमानी। और ठीक इसके जस्ट बगल में एक और हिमानी है,
उसका नाम है संतोपथ हिमानी, ठीक है। यहाँ से दो अलग अलग नदी, यहाँ पर क्या निकलती है, एक नदी धौली गंगा, यहाँ पर एक निकलती है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों यहाँ पर एक जगह पे मिल जाती है। इस दोनों को मिलने के बाद जो है विष्णु गंगा बोला, विष्णु प्रयाग बोला जाता है, जहाँ पर ये दोनों मिलती है। फिर ये जब कुछ देर आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी पिंडसर नदी आकर मिलती है, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, पिंडसर नदी जब मिलती है तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। और फिर आगे बढ़ती है तो इधर से एक मंदाकिनी नदी आती है, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर ये मिल जाती है तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, सॉरी रुद्र प्रयाग। और फिर इस प्रकार से ये भी आती है, और यहाँ पर ये जब फिर थोड़े आगे चलकर यहाँ पर मिलती है, कहाँ पर मिल जाती है, थोड़ा आगे बढ़ने पर, तो यहाँ से गंगोत्री हिमानी और ये दोनों मिलकर यहाँ पर कौन सा नदी का निर्माण करता है, तो जब दोनों मिल जाता है तो यहाँ पर बन जाता है गंगा नदी, कौन, भागीरथी। और यहाँ पर अलकनंदा, जब यहाँ पर ये वाली नदी मंदाकिनी मिल जाती है तो अब इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको मंदाकिनी नदी के मिलने के बाद इसको हम अलकनंदा बोलने लगते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी। पहले से अलकनंदा और भागीरथी दोनों जो है देव प्रयाग में मिलती है। देव प्रयाग में मिलने के बाद जो है दोनों वहाँ से सीधे कहाँ तक, इलाहाबाद तक। दोनों यहाँ से मिलने के बाद जो है इलाहाबाद तक कुछ टेढ़ी चलती है, इलाहाबाद से ठीक सीधे यहाँ पर सीधे आती है। यहाँ पर फरक्का नाम का स्थान है जो पश्चिम बंगाल में है, और फिर इसके बाद जो है दक्षिण पूर्व में मुड़ के यहाँ पर बांग्लादेश में घुस जाती है। ठीक इसके जस्ट पश्चिम में एक जगह का नाम, उस जगह का नाम है बंदरपुच। बंदरपुच से यमुना नदी निकलती है और फिर इसके ठीक समांतर में चलते हुए यहाँ पर आके इसमें मिल जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से गंगा की सहायक नदी यमुना नदी में मिलकर आगे बढ़ती है और इस प्रकार से अपने जल को अंतिम दिशा तक पहुँचाती है।